शुरू कर सकते हैं। गाना गाने वाले कौन कौन साथी जो पहुंचेंगे मिलकर? श्याम जी और लोग भी आए नहीं अभी वहाँ उधर हॉस्टल में। जो भी लोग आना चाहिए गाना से अब शुरू करते हैं, वो हमारा हल चला के खेतों को या कोई सा भी एक गाना मिलकर हम गाएंगे। अरे हरिओम, एक गाना से शुरू करते हैं। आ जाओ 2-3 लोग और आ जाओ। मैंने ही सजाया रे हल चला के खेतों को, मैंने ही सजाया रे। गेहूं चावल मक्के के दाने को उगाया रे। गेहूं चावल मक्के के दानों को उगाया रे। चूल्हा भी बनाया रे, धान को पकाया रे। चूल्हा भी बनाया रे, धान को पकाया रे। रहूं क्यों भूखे पेट रे, कि मेरे लिए काम नहीं। रहूं क्यों भूखे पेट रे, कि मेरे लिए काम नहीं। मिट्टी की खुदाई की भट्टी को जलाया रे। मिट्टी की खुदाई की भट्टी को जलाया रे। ईंटों को पकाया है, बंगला बनाया रे। ईंटों को पकाया रे, बंगला बनाया रे। संसद का एक खंभा मैंने ही उठाया रे। संसद का एक खंभा मैंने ही उठाया रे। क्यों मैं फुटपाथ पे, कि मेरे लिए काम नहीं। बनाया मैंने मिलों को चलाया रे। धागे को बनाया मैंने मिलों को चलाया रे। ताना बाना जोड़ के कपड़ा बनाया रे। सपनों के रंगों से उनको सजाया रे। सपनों के रंगों से उनको सजाया रे। मुझे कफन नहीं रे, कि मेरे लिए काम नहीं। मुझे कफन नहीं रे, कि मेरे लिए काम नहीं। रेल को बनाया मैंने, सड़कों को बिछाया रे। रेल को बनाया मैंने, सड़कों को बिछाया रे। हवा में उड़ाया रे, चंदा से मिलाया रे। हवा में उड़ाया रे, चंदा से मिलाया रे। नाव को बनाया मैंने, पानी पे चलाया रे। नाव को बनाया मैंने, पानी पे चलाया रे। मेरी न जिंदगी चले, कि मेरे लिए काम नहीं। मेरी न जिंदगी चले, कि मेरे लिए काम नहीं। शाहजहां के ताज को मैंने ही बनाया रे। शाहजहां के दिलों को, मस्जिदों को मैंने ही सजाया रे। बांसुरी सितार को, मादल को बजाया रे। बांसुरी सितार को, मादल को बजाया रे। कहाँ संगीत मेरा रे। और राज्य स्तरीय भोजन के अधिकार और खाद्य सुरक्षा के संबंध में जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण कम कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यशाला का नाम हमने दिया, लेकिन ये प्रशिक्षण है एक तरह से, जिसमें हम समझेंगे, सीखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं और हम कितना समझ पाए और हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है। तो इस तरह से हमने सोचा, कविता और हम लोग, प्रदीप भार्गव जी और सब लोग काफी लंबे समय से बातचीत कर रहे थे कि हम ऐसा एक प्रशिक्षण करें जिसमें क्षेत्र में काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं वो समझें और इसको अभियान के रूप में अपने अपने जिलों में इसको चलाएं और देखें कि क्या हो रहा है और उसको कैसे मजबूत किया जा सकता है। जो बहुत महत्वपूर्ण आदेश हैं उसको ठीक तरह से हम लागू करवा सकते हैं, जिससे कि गरीब लोगों और जरूरतमंद जो भी लोग हैं उनकी खाद्य सुरक्षा कैसे बनी रहे और उनको भूख से नहीं मरना पड़े। ये एक बड़ी मोटी बात है। मैं इस सबसे पहले औपचारिक रूप से स्वागत के लिए आईडीएस विकास अध्ययन संस्थान के डायरेक्टर निदेशक सुनील रेव जी से आग्रह करूंगा कि वो आप सभी का एक औपचारिक रूप से स्वागत करें और अपनी 2 शब्द में आप इस प्रोफेसर, इतना बड़ा मैं एक बहुत प्रिविलेज मिला आप लोग को स्वागत करने के लिए एक बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो आप लोग सभी जानते हैं, इतना सालों से, इतना डिकेड्स आफ्टर डिकेड्स हम लोग पॉवर्टी के बारे में,
फूड सिक्योरिटी के बारे में काफ़ी बातचीत करता है। सरकार भी काफ़ी प्रोग्राम स्कीम चालू किया, लेकिन आप भी जानते हैं जी कितना सक्सेसफुल प्रोग्राम स्कीम कितना हुआ। कहीं पे थोड़ा सक्सेसफुल हुआ, कहीं पे नहीं हुआ, कहीं पे सक्सेसफुल हुआ तो वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए हम लोग जानते हैं जी हम लोग किस स्थिति में गुजर रहे हैं। एंड स्पेशली एक लार्ज मेजॉरिटी इन द रूरल एरियाज गाँव में देखेंगे तो जिसको इम्पावरिजमेंट एक हार्ड स्टेप में आता है, से वो स्टेप से निकाल के एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड जो है वो इतना इंश्योर अभी तक नहीं हो पा रहा है। ये लोग जब गाना चल रहा था मेरा एक बात मेरा दिमाग पे आया एंड वो मैं जो स्कूल का छात्र एक्चुअली मैं सोच रहा था मैं क्या बताएंगे, लेकिन जब गाना गा रहा था उसको जो शब्द मेरा कान में आया मैं सुना है, मैं एक बात अच्छा याद आ गया। जो स्कूल में जब पढ़ाई करता था तब एक मैल्थसियन थ्योरी इकोनॉमिक्स में जो पॉपुलेशन जो जनता बढ़ जाता है, पॉपुलेशन बढ़ जाता है, इसलिए फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होता है, फलाना मेनी थिंग्स। लेकिन उसका क्रिटिसिज्म भी था, उसका क्रिटिसिज्म बहुत अच्छा था कि एक पर्सन एक कोई पेट लेके जन्म लेता है लेकिन 2 हाथ भी उसके पास है, एक ब्रेन भी होता है सोचने के लिए। तो इट मीन्स दैट इसका मतलब है ऐसा कोई एक कंडीशन क्रिएट करना पड़ेगा जहां पर इंसान 2 हाथ को काम में ले सकता है, उसका ब्रेन को भी काम में ले सकता है। आज का स्थिति है, इस स्थिति में हम लोग इसको देखेंगे कि हम लोग 2 हाथ को काम में लेने के लिए वो स्थिति पैदा कर पाया क्या? कौन सा कंडीशन कर पाया जो इंसान 2 हाथ के तो राइट है, अधिकार है हमारा हाथ को काम में लेने के लिए, हमारा ब्रेन को काम में लेने के लिए, मस्तिष्क को काम में लेने के लिए, लेकिन वो कंडीशन हमको नहीं मिलेगा तो कैसे होगा? तो आप इसलिए तो आज भोजन का जो अधिकार हम लोग कह रहे हैं इसके साथ एक बहुत डीप रिलेशनशिप है। जो हमारा अधिकार है काम के लिए, तो एंड अधिक काम जब मिल जाएगा, भोजन भी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी भी उसको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो कोने कोने में जो आवाज उठाना है, जो उठ रहा है, वो उसके साथ मैं बहुत सहमत हूँ। उससे मैं चाहता है जी लोग आपको उसको मालूम होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हम लोग क्या राइट होता है। एक साधारण नागरिक होते हुए हम लोग को जो राइट होता है वो राइट को एसर्ट करना चाहिए। वो राइट एसर्ट करने के लिए आज जो एक मंच पर हम लोग एक जगह हुआ, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस चलेगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ प्रोसेस शुरू भी हुआ काफी दिन पहले, ये चलेगा, तब तक चलेगा जब तक, मेरा उम्मीद है जे जब तक ये भोजन का अधिकार सब लोगों का नहीं मिलेगा तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। दोस्तों, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता है। मैं आपको सबको कितना दूर से आप लोग आया, मेरा तरफ से, हमारा इंस्टीट्यूट का तरफ से आप लोग को सबको स्वागत करता हूँ। का अधिकार जो संवैधानिक रूप से हम सबको मिलना चाहिए, वो कैसे मिल सकता है और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो इन 3 दिन में हम लोग कोशिश करेंगे कि खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर जो अलग अलग सवाल हैं, एक तो गरीब लोगों की नज़र से कैसे वो मुद्दा को देखते हैं, खाद्य सुरक्षा, भोजन का अधिकार की, उस पर भी बातचीत करेंगे हम। और सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं उसका हम लोग कितना समझ रहे हैं और इतना डिटेल में समझने की हम लोग तीनों दिन कोशिश करेंगे। इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बच्चों के भोजन का अधिकार के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए उसको समझेंगे। ICDS की स्कीम जो है उसका हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है, इसके संबंध में जो निर्देश है उसका कैसे पालन हो रहा है और जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है, और मिड डे मील, मध्याह्न भोजन की स्थिति क्या है, कैसे क्रियान्वयन हो रहा है, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे। हमारे बीच में संदर्भ व्यक्ति इस संदर्भ में आएंगे। फिर एक महत्वपूर्ण जो बात हम करने वाले हैं कि रोजगार गारंटी जो हाल ही में कानून लागू हुआ है, रोजगार गारंटी का क्रियान्वयन के लिए हम लोग काफी सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग उदयपुर, डूंगरपुर, ये 6 जिले जो लिए हैं उसमें हम लोग सब अभियान चला रहे हैं, तो उसको भी क्रियान्वयन के स्तर पे हम ले जा रहे हैं कि
ठीक तरह से क्रियान्वयन हो, उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं, उसको भी हम लोग 17 तारीख को चर्चा करेंगे। फिर एक बड़ा मसला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसके बारे में जो भी स्थिति है और वो कैसे चल रही है, इस समय काफ़ी जगह ठप पड़ी है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। कुछ अन्य राज्यों के उदाहरण भी यहाँ रखेंगे और इस पर बात होगी। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है बीपीएल के बारे में हमारे यहाँ पर खेमराज जी और साथी लोग भी हैं जिन्होंने काफ़ी बड़ा स्तर पर मुद्दा उठाया है, और जिस तरह का चयन हुआ बीपीएल में बहुत ही गलत तरीके से हुआ है, तो उसको हम लोग कैसे आगे ले जा सकते हैं, कुछ कानूनी प्रक्रिया भी शुरू की है। इस तरह से हम लोग ये 3 दिन बिताना चाहते हैं और 3 दिन में गहरी चर्चा करेंगे। आगे हम लोग राज्य स्तर पर हर जिले में ये अभियान कैसे चले और ये सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना किस तरह से कैसे हो, और जो गरीबों के लिए जो कल्याणकारी योजना है उस योजनाओं का ठीक से पालन किस तरह से हो सकता है, इसको सुनिश्चित करने के लिए एक मिलकर अभियान चलाने की बात हम करना चाहते हैं। इसी बड़े उद्देश्य के साथ ये 3 दिन का कार्यक्रम है जो मैंने थोड़ा सा संक्षिप्त में आपके सामने रखा है, और इस पर हम लोग और स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। मैं अगले सत्र के लिए हमारे बीच में व्यास जी मौजूद हैं, प्रोफेसर VS व्यास, जो IDS से शुरू से जुड़े हुए हैं, आप अध्यक्ष हैं IDS से, और आप हमें एक बड़े रूप में ये बताने की कोशिश करेंगे कि देश और राजस्थान में, हमारे देश में और राजस्थान में खाद्य सुरक्षा की स्थिति क्या है और किस तरह की उनके नज़र में दिक्कतें हैं और किस तरह का पालन हो रहा है, तो बड़े रूप में बताने की कोशिश करेंगे। और इसी में प्रदीप भार्गव भी है हमारे साथ में। प्रदीप जी थोड़ा वहीं कहीं फंस गए थे ट्रैफिक में, लेकिन पहुंच गए, तो आप कहता आप दोनों हमारे बीच में हैं। कविता जी हैं हमारे बीच में। कविता जी अगले सत्र के लिए मैंने पहले भी अनाउंस किया था कि आपको बताया कुछ साथियों से अनौपचारिक रूप से कि हम लोग 11:30 बजे से जो सत्र चालू करेंगे, हमारे अपने अपने क्षेत्रों में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, खाद्य सुरक्षा की जो स्थिति है उसमें हो क्या रहा है, उसके बारे में प्रस्तुति देंगे और उसको AK पांडे जो सेक्रेटरी हैं वो सुनेंगे। तो इसलिए कविता उसको कोऑर्डिनेट करेगी अगला सत्र में। तो मैं अभी सबसे पहले प्रोफेसर VS व्यास साहब से आग्रह करूँगा कि वो अपनी बात करें। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर पूरी समझ के साथ आगे बढ़ने का आपने निर्णय किया है। केवल अपनी भावनाओं के आधार पर ही नहीं, सोच समझ करके आगे क्या करना है, ये आपका उद्देश्य रहा है, और इसके लिए आप दूर दराज से यहाँ आए हैं। इसके लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे साथी सुनील रे ने विकास अध्ययन संस्थान की ओर से और हमारे सभी सहकार्यकर्ताओं की ओर से आपका स्वागत किया। मैं भी उसमें अपना स्वर मिलाना चाहता हूँ। मैं चाहता था कि इस गोष्ठी में पूरे समय तक रहूं, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिस पे मुझे व्यक्तिगत रूप से तो रुचि है ही, लेकिन किसी भी अर्थशास्त्री को या जो भी व्यक्ति विकास में रुचि रखता है उसके लिए यह विषय बहुत ही आवश्यक विषय है। लेकिन कई एक मजबूरियां हैं, इसलिए मैं सिर्फ कुछ समय के लिए आपके साथ में अभी रह पाऊंगा। और मेरा आपके साथ रहने में जो उत्कंठा है, इसका परिचय आपको इसी से मैं दे दूं कि मैं कल शाम को ही बहुत लंबे प्रवास के बाद मैं आया हूं और आज फिर 5 बजे निकल रहा हूं, लेकिन और काफ़ी काम है यहाँ का। तो भी चूँकि ये गोष्ठी इतनी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने कविता के इस अनुरोध को स्वीकार कर आपके साथ यहाँ बैठने का तय किया। मैं बहुत संक्षेप में आपको 4 मुद्दों पे अपने विचार बताऊंगा। पहला मुद्दा तो ये कि खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा के बारे में भी हमारा मन साफ होना चाहिए, हमारे दिमाग में स्पष्टता होनी चाहिए कि हम जब खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो क्या बात करते हैं। दूसरी चीज जो मैं आपके सामने रखूंगा कि हिंदुस्तान में इसके बारे में क्या प्रयत्न हुए और उनकी स्थिति अभी क्या है, और यदि हम जितने वांछित परिणाम है वो प्राप्त नहीं कर पाए हैं, जितना हम चाहते थे उतना नहीं कर पाए हैं, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं और अब आगे हमारे लिए क्या करना है। तो इन 4 बातों पे मुख्य रूप से मुझे आपसे बात करनी है।
आप सबको ये मैं जोर दे के बताना चाहता हूं कि सारे संसार में हर एक सभ्य राष्ट्र में एक चीज को मान्यता मिल गई है कि कोई भी व्यक्ति यदि भूख से मरता है या भूख के खाद्य से वंचित रहता है, जो उसकी न्यूनतम आवश्यकता है उससे वंचित रहता है, तो वो राज्य एक बहुत ही सभ्य राज्य नहीं कहा जा सकता। उस राज्य के अंदर कुछ न कुछ कमी है उसके शासन के अंदर। तो इस तरह से हर नागरिक को खाद्य मुहैया कराने की जिम्मेवारी राज्यों की है, ये अब सर्वसम्मत से मान लिया गया है। अब इसमें अब दो राय नहीं हो सकती। पर ये जो खाद्य सुरक्षा क्या है, इसके बारे में धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन हुआ है और उसको धीरे धीरे परिष्कृत किया गया है। एक जमाना ऐसा था जब यह मान लिया गया कि देश के अंदर यदि खाद्य की पूर्ति जितनी चाहिए उसकी जनता के लिए उतनी यदि पैदा हो जाती है तो हम मान लेंगे कि खाद्य सुरक्षा हो गई। यानी जितना यदि फूड सेल्फ सफिशिएंसी जिसको कहते हैं कि आत्मनिर्भर होना चाहिए आपका देश अनाज के बारे में, और यदि आप आत्मनिर्भर हैं तो ठीक है, फिर आप खाद्य सुरक्षा आपको स्वतः मिल गई, अपने आप मिल गई। एक ऐसा विचार एक जमाने में था, हमारे यहाँ पर भी था। इसीलिए हमने सबसे पहले आत्मनिर्भरता पर कि अनाज के बारे में हम लोग आत्मनिर्भर हो, ये बात हमने कही। लेकिन फिर ये विचार आया कि आत्मनिर्भरता यदि देश के स्तर पर है तो उससे हमारा और आपका पेट थोड़ी भरेगा। इसलिए दूसरे चरण में लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि खाद्य सुरक्षा का मतलब देश में आत्मनिर्भरता नहीं अनाज के बारे में, लेकिन हर परिवार में जितनी खाद्य की आवश्यकता है उतना मिले, तभी उसे खाद्य सुरक्षा कहा जा सके। फिर उसके बाद में विचार आया कि यदि ये इस प्रकार की खाद्य सुरक्षा देनी है तो इसके लिए व्यक्ति के पास में क्रय शक्ति होनी चाहिए। वो खरीदेगा कैसे? आपके पास में अनाज है, बाजार में भी अनाज है, लेकिन ये आपके पास में यदि खरीदने की शक्ति नहीं है या आप स्वयं उस अनाज को पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो इन परिस्थितियों में खाद्य सुरक्षा, चाहे देश में कितना ही अनाज हो, वो खाद्य सुरक्षा नहीं बनेगी। तो तीसरी चीज जो इसमें, तीसरा आयाम जो इसमें जुड़ा गया वो ये कि यदि खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो देश में खाद्य हो, परिवार तक खाद्य पहुंच सके और परिवार के पास में या तो क्रय शक्ति हो कि वो उस खाद्य जाके बाजार से उसको ले ले, अथवा उसके पास में ऐसे साधन हो कि वो खुद पैदा करता है, सेल्फ प्रोविजन, खुद अपने पैदा करेगा। तो ये एक तीसरा आयाम इसमें जुड़ गया कि, और ये आयाम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण आयाम हो गया कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ यह है कि प्रत्येक परिवार में इतनी शक्ति हो, क्रय शक्ति हो कि वो जाकर के अपना जितना अनाज उसे चाहिए उतना अनाज ले पाए। और यदि इतनी क्रय शक्ति नहीं है तो फिर राज्य को इसके लिए भी कोई उपाय करने पड़ेंगे। जो हम खाद्य सुरक्षा की और रोजगार गारंटी की बात एक साथ करते हैं तो इसका मकसद ये है कि जब तक आपके पास में काम नहीं होगा तब तक क्रय शक्ति नहीं होगी, खरीदने की ताकत नहीं होगी बाजार में जाकर के, और जब आपके पास में खरीदने की ताकत नहीं है तो चाहे जितना अनाज बाजार में हो आपके लिए काम करना है। तो ये तीनों आयाम एक साथ में जोड़े गए। फिर अभी फिलहाल आज के दिनों में एक और चीज पे लोगों का ध्यान गया, वो ये कि खाद्य सुरक्षा का मतलब केवल पेट में दो मुट्ठी अनाज डाल दें यही नहीं है, इसके साथ में कुछ पौष्टिकता का भी तत्व होना चाहिए। इसलिए खाद्य सुरक्षा का अर्थ ही अब यह लगाया गया कि आप इस प्रकार के खाद्य अनाज को और दूसरी जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं जिससे आपके शरीर में जो पौष्टिकता चाहिए, जिसको आपको पौष्टिकता चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वो भी आपको मुहैया हो। यदि वो नहीं होता और केवल आपको दो मुट्ठी अनाज ही मिलता रहे तो वो खाद्य सुरक्षा नहीं। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे लोगों में के दिमाग में ये विचार है वो परिष्कृत होता गया। खाद्य के बारे में आत्मनिर्भरता हो राष्ट्र के स्तर पर, हर परिवार तक वो खाद्य पहुंच सके ऐसी व्यवस्था हो,
उस परिवार के पास में क्रय शक्ति हो और इस प्रकार की व्यवस्था हो कि न केवल उसे पेट भरने के लिए लेकिन अपनी पौष्टिकता के लिए भी जो अनाज चाहिए और जो दूसरे खाद्य के साधन चाहिए वे सब उसे प्राप्त हो। तो धीरे धीरे इस तरह से ये खाद्य सुरक्षा का विचार है वो परिपक्व हुआ हमारे देश के अंदर, क्योंकि हमने भी संयुक्त राष्ट्र संघ में इस चीज को मान लिया था कि जब वो राइट टू फूड का हुआ, एक दुनिया में 3-4 बार बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेज हुए, बड़े बड़े सम्मेलन हुए जिसमें सभी राष्ट्र के लोगों ने जाके कहा कि हम अपने राज्य के अंदर, अपने राष्ट्र के अंदर खाद्य सुरक्षा अपने नागरिकों को मुहैया करवाएंगे। तो हमने भी उस पर हस्ताक्षर किए। जब हमने उस पर हस्ताक्षर किए तो इसका मतलब यह कि हमारा भी एक कमिटमेंट हो गया, हमको भी ये करना लाजमी हो गया कि जो भी खाद्य सुरक्षा का जो विचार विश्व भर में अब प्रतिष्ठित हो चुका है, उस हिसाब से हम भी अपने देश की नीतियां बनाएंगे। ऐसा हमने तय तो कर लिया, उस पे जाके एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर भी कर लिए, लेकिन जब वास्तविकता नजर आई, वास्तविकता को देखा गया तो लगा कि ये हम कर नहीं पा रहे हैं। और फिर लोगों ने सोचना शुरू किया कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। हमें आप सब लोगों को ये जान के, आप जानते ही होंगे शायद, कि अभी दुनिया के अंदर जितने देश आर्थिक तरक्की कर रहे हैं, बड़े देश, उनमें भारत का स्थान बहुत ऊंचा है। हर वर्ष यहाँ पे पिछले कम से कम 8-10 वर्षों से जो सकल घरेलू उत्पादन है, जितनी हमारी आर्थिक व्यवस्था है, वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसा कहा जाता है कि चीन की व्यवस्था सबसे तेज चल रही है और चीन के बाद में भारत की। तो भारत में आर्थिक उन्नति तो हो रही है, जो विस्तार से देखें, ऊंचे देश के स्तर पर देखें तो काफी बहुत तरक्की जोरों से पिछले 5-7 सालों से हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि ये तरक्की और भी अगले 4-5 साल 10 साल तक तो चलेगी। लेकिन इसका परिणाम जितना होना चाहिए उतना आ नहीं रहा। अब जब हमारा देश, आपने देखा होगा अखबारों में पढ़ते हैं कि 8% की सकल घरेलू आमदनी हमारी बढ़ रही है, शायद 9% हो जाएगा, 10% हो जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप गरीबी के आंकड़े देखते हैं तो उसमें जो कमी आ रही है वो बहुत धीरे मंथर गति से। पिछले 15-20 सालों के आप यदि आंकड़े देखें तो देश में जो आर्थिक उन्नति हो रही है वो तो 8 से 10% प्रतिवर्ष के हिसाब से हो रही है, पिछले साल 6-7% से हो रही है। लेकिन गरीबी की जो कमी आ रही है, गरीबी में जो कमी आ रही है, आंकड़ों के आधार पर, आप लोग तो फील्ड में रहते हो इसलिए आपको ज्यादा अनुभव है कि क्या हो रहा है, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं देश भर के, उससे भी लगता है कि हमारे देश में एक वर्ष में 1% गरीब भी कम नहीं हो रहे हैं। जो आज हमारे 26% या 28% जो हम बात कर रहे हैं, वो आज से जो 10 साल पहले की जो स्थिति थी उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो एक तरफ तो खूब तेजी से हमारी आर्थिक गति बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ जो गरीबी का प्रमाण है वो इतना कमजोर नहीं हो रहा, इतना कम नहीं बन रहा है। तो एक ये बहुत बड़ी विडंबना है। दूसरी विडंबना क्या है कि हमारे देश में अभी पिछले 5-7 वर्षों को छोड़ दें तो 60 के दशक से लेके और 90 की शुरुआत तक खेती के अंदर बहुत तेजी से प्रगति हुई। जो देश हजारों लाखों टन अनाज बाहर से मंगा रहा था, वो देश उस स्थिति में पहुंच गया कि उसके पास में 550 लाख या 5 करोड़ टन से अधिक का अनाज, 55 मिलियन टन से अधिक का अनाज उसके भंडारों में आ गया। इतनी तेजी हुई। जितना हम इंपोर्ट करते थे, बाहर से मंगाते थे अनाज, उससे ज्यादा अनाज हमने अपने भंडारों में रख लिया। लेकिन इसके बावजूद वो जो भूख की और गरीबी की जो बात मैंने आपसे कही, उसमें कोई खास फर्क नहीं आया। तो एक ये विडंबना थी कि ऐसा क्यों हो।
कि जब एक तरफ तो आपकी आर्थिक गति बढ़ रही है, कृषि में भी बहुत बड़ा बढ़ोतरी हुई और भंडार बन गए अपने अनाज के, लेकिन फिर भी लोगों तक वो अनाज पहुंच नहीं पाया। और कई लोग, कई भारतवर्ष की जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग जितना न्यूनतम जो उसकी आवश्यकता होनी चाहिए उतनी आवश्यकता भी उसको नहीं मिली। तो इसका कारण ढूंढने के लिए फिर कई इस पे चर्चाएं हुई, कई नीतियां बनी वगैरह, और जब इसका कोई ठोस परिणाम नहीं आया तब लोगों ने जाकर के पीयूसीएल ने और अन्य लोगों ने मिलकर के सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यदि एक तरफ तो आप कह रहे हैं, हमारा राज्य कह रहा है, हमारा राष्ट्र कह रहा है कि हम अपने नागरिक को खाद्य सुरक्षा देने के लिए तैयार हैं, उस पर हमने हस्ताक्षर कर दिया। हमारे विधान के अंदर, संविधान के अंदर हमने ये रखा है कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, और जीने का अधिकार कब मिलेगा? जब कम से कम उसको खाने पीने की व्यवस्था हो, तभी वो जीने का अधिकार हो सकता है, अन्यथा वो तो केवल कागज पे रहा। तो ये यदि हमने ये अधिकार दिए हैं अपने संविधान में और इसे हमने स्वीकार कर लिया, मान लिया जाके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, तो फिर हम अपने देश में क्यों नहीं कर पा रहे? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बहुत गहराई से सोचा और उनका नहीं, ये तो कम से कम आपको करना ही पड़ेगा। अब उसको करने के लिए क्या करना चाहिए, अब उसकी एक बात हमें बैठ करके विचार करना है। सबसे पहले तो इस बात को ध्यान, आप सब गांव से आते हैं इसलिए आपको तो अधिक मालूम है कि 2/3 से ज्यादा लोग खेती पे निर्भर करते हैं। खेती यदि अच्छी हुई तो उनका जीवन यापन होता है, खेती खराब हुई तो उनके जीवन यापन में भी समस्या आ जाती है। अभी पिछले कुछ एक वर्षों से, 8-10 वर्षों से खेती के अंदर एक स्थगन आ गया है। खेती बढ़ नहीं रही, अनाज बढ़ नहीं रहा है। हमारे यहाँ तो आप ये कहेंगे कि भाई अकाल पड़ा 2-3 बार पिछले 5-7 साल में, इसलिए अनाज, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ सारे हिंदुस्तान में एक ऐसी परिस्थिति आ गई है कि जितनी हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उतनी भी हमारे यहाँ पे अनाज की खेती बढ़ नहीं रही, अनाज की पैदावार बढ़ नहीं रही। तो अनाज की यदि पैदावार नहीं बढ़ रही है तो 2/3 लोग जो अनाज के खुद अनाज उत्पादन करके अपना जीवन यापन करते हैं अथवा उसको बेच करके जो उनको पैसा मिलता है उससे जीवन यापन करते हैं, तो उनकी स्थिति तो बदतर हो गई है, साफ है। तो एक तो ये कारण बन गया कि जिस व्यवसाय पर अधिकतम लोग निर्भर करते हैं उसमें एक तरह से स्थगन आ गया। और आप सब जो गांव से आते हैं जानते हैं कि खेती की आज दशा खराब हो गई है। तो खेती की दशा हमारे यहाँ जैसे खराब है वैसे सारे हिंदुस्तान में, कुछ एक राज्यों को छोड़ दो आप, तो सब जगह ऐसी स्थिति है। तो इससे ये हुआ कि एक बहुत बड़ा समुदाय जो खुद अनाज को पैदा करता था या दूसरी जिन्स पैदा करके अनाज खरीद सकता था, वो उससे वंचित हो गया। दूसरी चीज ये हुई कि हमारे यहाँ पे हमने कई एक ऐसी व्यवस्थाएं की थी कि भाई जितना भी अनाज हो, कम से कम जो न्यूनतम जिसकी आवश्यकताएं हैं उतना अनाज सब तक पहुंच जाना चाहिए। और इसके लिए एक हमने सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली बनाई, पब्लिक। अभी आपको बताया गया कि इस पे भी काफी विस्तार से चर्चा होगी। तो ये जो खाद्य वितरण की जो पूर्ति की हमने योजना बनाई, इसके पीछे उद्देश्य यही था कि आपको कहीं से भी अनाज लाना पड़े, चाहे आपको बाहर से मंगाना हो चाहे आप यहाँ पे पैदा करो, लेकिन जो गरीब है उस परिवार को जो बाजार में जो मिल रहा है, जिस भाव से अनाज मिल रहा है उससे कम भाव में उसको अनाज मिल जाना चाहिए, कम से कम इतना जरूर हो जाना चाहिए। अब हो गया ये कि हमारी कुछ नीतियां ऐसी बदली कि हमने, हमारे जो शासक वर्ग थे या जो नीति बनाने वाले थे, उन्होंने कहा कि भाई इस तरह का काम यदि आप करोगे, सबको सस्ते में अनाज दोगे तो बहुत ज्यादा सब्सिडी देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा राज्य के ऊपर, तो ये तो ठीक नहीं है, इसलिए इसकी प्राइस भी थोड़ी बढ़ा दो। तो वो एक ऐसी स्थिति आ गई कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको आप कहते हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, उसकी कीमत में और जो बाजार में कीमत दे रही है उसमें कोई खास फर्क नहीं है। तो फिर गरीब को जो अनाज देने का हमने तय किया था
जो नीति बनाई थी वो नीति तो पालन नहीं हुआ उसका। और फिर उसमें फिर और भी ज्यादा ये भी लग गया कि इसको दो उसको मत दो, यहाँ पे भेजो वहां पे मत भेजो। इस तरह से करके कुल मिलाकर के एक तरह से ये खाद्य वितरण प्रणाली को बदनाम भी कर दिया गया। उसको पूरा उसका आयोजन भी नहीं हुआ। और ये कहा कि देखिए इतने सालों से हम ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन चला रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों तक अनाज पहुंचता नहीं है, इतनी लीकेज है इसमें, इतनी करप्शन है, यह हुआ है, इसलिए इसको खारिज कर दो। तो जो चीज सुधारना चाहिए जिसको, उसमें कई कमियां हैं, उन कमियों को सुधारना चाहिए। उसकी बनिस्बत कुछ लोगों ने कहा कि ये सब छोड़ो, आप तो मार्केट पे भरोसा रखो। इसकी बनिस्बत उसको समेटने की, उसको बदनाम करके उसको समेटने की प्रवृत्ति होगी, तो और ज्यादा परिस्थिति बिगड़ होगी। तीसरा कारण ये हुआ कि हमारे यहाँ पे आर्थिक प्रगति तो हुई, खूब तेजी से हुई, लेकिन उसके जितना रोजगार के अवसर जितने बनने चाहिए उतने बने नहीं। हमारे यहाँ पे हर वर्ष 2%, 3% युवक युवतियां काम के लिए आती, उनको काम चाहिए। और होता यह है कि जो हमारी उन्नत ये आर्थिक प्रगति हो रही है वो ऐसे साधनों से और इस प्रकार के कार्यों से हो रही है जिसमें ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, इसकी संभावना कम है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान आज किस काम के लिए ज्यादा उसका नाम हो रहा है दुनिया भर में? दुनिया भर में कंप्यूटर में, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसको कहते हैं, उसमें सर्विसेज में, बैंकिंग है, ये है वो है। ये जो सर्विसेज जो सेक्टर है उसके कारण जबरदस्त एक उछाल आया है हमारे आर्थिक जगत के अंदर। लेकिन इसमें कितने लोगों को रोजगार मिलता है? बहुत कम लोगों को रोजगार मिलता है। और जो रोजगार जिनको मिलता है वो भी बहुत पढ़े लिखे, शहर के रहने वाले, अच्छे अंग्रेजी बोलने वाले, इस तरह के लोगों को रोजगार मिलता है। तो जो गांव का साधारण युवक है जो मुश्किल से 8वीं 10वीं क्लास भी पास कर पाता है, इतनी भी बराबर नहीं लिख सकता है, उस व्यक्ति के लिए तो रोजगार के अवसर और भी कम हो गए। सारे देश के अंदर कम हो गए हैं, पढ़े लिखे लोगों के लिए भी कम है, लेकिन जो अनपढ़ है और अधपढ़ है उनके लिए तो ये अवसर और भी कम हो गया। तो मैंने आपसे बताया कि खाद्य सुरक्षा का सही अर्थ तभी है जब आपके पास में अनाज को लेने की शक्ति हो, क्रय शक्ति। या तो आप खुद पैदा करें, जो अनाज कृषि में स्थगन आने के कारण वो स्थिति नहीं बन पाई, या आपके पास में क्रय शक्ति हो, रोजगार हो, काम मिले, उससे पैसा कुछ आए, फिर उसमें उससे जाकर के आप कुछ खरीद सकें, तो रोजगार के अवसर भी वो कम होते गए। तो ये एक और कारण हो गया। और तीसरा जो एक चौथा जो कारण जिसके लिए ऊपर आप धीरे धीरे अधिक ध्यान जा रहा है कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ यदि केवल 2 मुट्ठी अनाज का ही होता तो, और यदि ये 2 मुट्ठी अनाज भी नहीं मिले ऐसे व्यक्ति की बात करते, तो देश के अंदर बहुत बड़ा वर्ग ऐसा नहीं है कि जिसको कभी भी पूरा खाने को नहीं मिलता हो। वो वर्ग धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ऐसा जरूर है कि हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश में, राजस्थान में भी और सभी जगह जहां भी खेती वसाट पे आधारित है, वहां पर एक समय ऐसा आता है वर्ष के अंदर जबकि अच्छे किसान के लिए भी, अच्छी पैदावार करने वाले के लिए भी पूरा अनाज नहीं मिलता है, जिसको अलग अलग भाषाओं में कहते हैं कि भाई ये भूख के महीने हैं। जब अनाज की सोइंग हो जाती है, अपने बीज बो देते हैं और उसके बाद में जब काटते हैं, उसके बीच के जो 3-4 महीने होते हैं, उन महीनों में जो मौसम, उस मौसम के अंदर एक भूख का वातावरण सब जगह आ जाता है। अच्छे किसानों के पास में भी उस वक्त, तो यदि आप ये कहें कि निरंतर भूखा कौन रहता है तो बहुत कम रहता है, लेकिन समय समय पे किसको भूख संतुष्ट नहीं कर पाने की स्थिति आ जाती है जिसके पास, तो वैसे बहुत से लोग हैं जिनको अमुक समय में खाना नहीं मिलता, जिसको आप मौसम के अंदर भूख की जो बात करते हैं ना, वो बात इसमें आ जाती है। तो एक ये भी एक इसमें आयाम जुड़ गया कि
न केवल लोगों को 2 मुट्ठी अनाज ही चाहिए, उसको सतत एक तो चाहिए पूरे वर्ष भर, जो नहीं मिलता है। और फिर जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि वो उस अनाज के साथ में कुछ पौष्टिकता के तत्व भी होने चाहिए। आज हमारे देश में आप लोगों को ताज्जुब होगा कि आज हमारे देश में बच्चों का जो स्वास्थ्य है और महिलाओं का जो स्वास्थ्य है, वो जिन देशों को हम बहुत ही बैकवर्ड कहते हैं, पिछड़े देश हैं, उनसे भी खराब है। हमारे यहाँ पे बच्चों का जो स्वास्थ्य है, जिसके लिए जिसको आंकने के लिए अलग अलग प्रमाण रखे जाते हैं, तो वो जो प्रमाण है उसको देखने से लगता है कि हमारे पड़ोसी देश, जिसको हम कहते हैं तो भाई गरीब देश है, बांग्लादेश, हमारे से उनका परिणाम अच्छा है। हमारा परिणाम, हमारे बच्चों का स्वास्थ्य और हमारी महिलाओं का स्वास्थ्य जो पिछड़े हुए देश हैं उनसे भी बदता है। तो वो जब आप खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो उसमें ये आयाम भी जोड़ना पड़ेगा कि इससे आपको एक सबल बनकर के काम करने की ताकत मिल रही है या नहीं। केवल 2 मुट्ठी अनाज ही मिल गया, उससे खाद्य सुरक्षा आप नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ में ये पौष्टिकता की भी आवश्यकता है, और इस तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं गया। और दूसरे क्षेत्रों में कुछ हुई भी, कुछ प्रगति भी हुई, लेकिन जहां तक न्यूट्रिशन का पौष्टिक आहार देने का सवाल है महिलाओं को और बच्चों को, तो हमारी प्रगति बहुत ही नगण्य रही। तो ये भी एक मुद्दा है जिस पे बात करनी पड़ेगी, और वो इसलिए हुई कि हमने ये खास करके पहले तो हमारी समझ बराबर नहीं थी, काम करने की तत्परता नहीं थी, क्षमता भी नहीं थी शायद। और अब पिछले 8-10 वर्षों में हमने ये सोचा कि ये स्वास्थ्य का और ये सब मामला है, वो तो प्राइवेट को छोड़ दो, वो अपने आप ही उसको देख लेंगे। आप जाके किसी डॉक्टर से मिलिए, किसी न्यूट्रिशन वाले से मिलिए, कुछ करिए। लेकिन इस बाजार की व्यवस्था में सबसे जो मुश्किल चीज हो रही है वो स्वास्थ्य के बारे में उसकी समझ सावधानी रखने में आ रही है। स्वास्थ्य के लिए जितना खर्च करना पड़ता है उतना खर्च अब खाने के लिए भी नहीं करना पड़ता। यदि आप में के भगवान न करे लेकिन आपके परिवार में एक व्यक्ति भी बीमार पड़ जाता है तो अच्छे भले परिवार के लिए भी काम चलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि व्यक्ति में यदि कुछ कमी हो तो शक्ति की दृष्टि से तो उसके लिए कुछ न कुछ उसका उपाय हो, ऐसा है नहीं कुछ खास। तो इससे ये हुआ कि इस देश में एक तरफ तो हम बहुत तरक्की की बात करते हैं, कहते हैं चीन के बाद शायद सबसे बड़ा, सबसे तेज गति से चलने वाला राज्य है, और ये भी लोग कहते हैं कि अब अगले 8-10 वर्ष में हम चीन से भी आगे बढ़ जाएंगे अपनी आर्थिक गति की तेजी में। दूसरी तरफ जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसके बारे में अभी तक हम पूरा ख्याल नहीं कर पाए। तो ये अब कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा देश गरीब है इसलिए हम क्या करें। गरीब तो तब होता है यदि आपके यहाँ उन्नति कुछ नहीं होती, आर्थिक उन्नति के नाम से शून्य होता, तो आप कहते हैं कि मैं हम करेंगे क्या। गरीबी को बांटने से तो समस्या हल नहीं होगी, कुछ न कुछ प्रगति हो तभी तो समस्या हल होगी। तो अब तो प्रगति हो रही है। आंकड़े जो बता रहे हैं हमें वो कह रहे हैं कि हमारा देश हर वर्ष 8-9-10% गति से आगे बढ़ रहा है। फिर साधनों की कमी क्यों है, एक ये सवाल मोटे रूप से पूछना पड़ता है। तो उसमें फिर ये आता है कि नीतियों में कहीं गड़बड़ है, कार्यक्रमों में कोई मुश्किल आ रही है, और वो जो मुश्किल आ रही है वो इसके कारण आ रही है कि लोगों का, हमारे जो नीति निर्धारक हैं उनकी नजर हमेशा यही रही कि तेजी से आर्थिक गति को कैसे बढ़ाया जाए, इसका लाभ किसको मिल रहा है, कौन इसके लिए मुआवजा दे रहा है, इस पे ध्यान नहीं जाता। यदि ये साथ में देखें कि ये 8% हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो इससे इन लोगों को फायदा हो रहा है, इन लोगों को नुकसान हो रहा है, तो चीज स्पष्ट हो जाएगी। फिर आपको लगेगा कि यदि अधिक लोगों को फायदा नहीं हो रहा है तो उन नीतियों में परिवर्तन की जरूरत है। पर आज ये सोच नहीं है। हालांकि आप कहते हैं अभी हम लोग 10 पंचवर्षीय योजनाएं करीब पूरी कर पाए,
11वीं पंचवर्षीय योजना 2 साल में शुरू होने वाली है। तो इसमें इस वक्त आप जैसे लोगों ने, इन संस्थाओं ने जो हल्ला किया, उससे एक हुआ कि कम से कम नीति के स्तर पर अब ये कहते हैं कि 11वीं जो हमारी पंचवर्षीय योजना होगी उसका मुख्य हो गया इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब सबको साथ में लेकर के हम आगे बढ़ सके। एक ऐसी रणनीति हमें बनानी है। यदि वास्तव में ये करनी है और वास्तव में यदि योजना ऐसी बनानी है, तो फिर हम सब लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी, कहना पड़ेगा कि यदि सबको साथ में लेकर के विकास करना है और उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है भूख से मुक्ति की वगैरह, तो उसके लिए हमें क्या क्या प्रयत्न करने चाहिए। तो ये अब एक बहुत अच्छा मौका है, जब हमारे देश के अंदर नई योजना बन रही है, उस वक्त यदि हम समझदारी से संगठित होकर के कुछ काम की बात कहेंगे, तो ये एक बहुत ही उपयुक्त समय है उस काम के लिए। मुझे कृषि की योजना बनाने के काम में लगाया गया है और कल आज मैं उसी लिए आज शाम को जा रहा हूँ। कल फिर एक समिति है जो इसका विवेचन करेगी। तो उसमें यही बात जोर देके कहनी है कि यदि आप समग्र दृष्टि से विकास की बात कर रहे हैं, तो उस विकास के लिए प्रमुख नीतियां करनी चाहिए। अभी जो साधारण जो बात चल रही है, जितना हम लोगों की समझ आई है, उससे 2-3 चीजें स्पष्ट है। एक, हमारे जो भी कार्यक्रम खाद्य के बारे में चल रहे हैं, और 2 या 3 जो बड़े कार्यक्रम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम है, मिड डे मील का कार्यक्रम है, आंगनबाड़ी का कार्यक्रम है, इन कार्यक्रमों में बिल्कुल ढील नहीं होनी चाहिए और कोई भी बहाना बना करके, कोई भी सही या गलत लॉजिक या तर्क दे करके उनको कमजोर नहीं करना चाहिए। ये एक पहली नियत हमारे लिए। दूसरी, इन कार्यक्रमों को थोड़ा और व्यापक करने की जरूरत है। जैसे अब रोजगार का अधिकार का कार्यक्रम हमने बना दिया, लेकिन अभी तक ये बहुत ही कम जगहों में है। ठीक है, उसको और ज्यादा बढ़ाना है, तो इसके लिए भी आवाज उठनी पड़ेगी। और उसके बारे में ये जो कहते हैं कि साधन नहीं है, तो हमें ये साफ कहना पड़ेगा कि यदि आपके पास में हजारों अन्य काम करने के लिए साधन हैं, पर्याप्त साधन है, तो फिर इस बेसिक काम के लिए जो जरूरी काम है उसके लिए साधन करना। तीसरी चीज जो हमें करनी है कि हमारी दृष्टि में जहां कहीं भी कमी हो, तो वहां पर हमें एक जागरूकता के साथ उस कमी को आगे बढ़ाना है। और वो जो काम आप राइट टू इंफॉर्मेशन के माध्यम से कर रहे हैं, जन सुनवाई के माध्यम से कर रहे हैं, और उस काम को भी बल देना है। ये जो नीति आपने बनाई है, ये कार्यक्रम बनाए हैं, इसमें यहाँ जहाँ खामियां हैं वो हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे खामियां हैं, और वो चीजें राष्ट्र के स्तर पर नहीं होती है। ये जो खामियों की नीति में जो कमियां हैं वो तो आप राष्ट्र पे बता दो, लेकिन उसके कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में जो कमियां हैं वो आप सतह पर जब काम देखते हैं तभी बता पाएंगे। तो उसके लिए आपको जागरूक रहना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ मेरा हमेशा ये आग्रह रहा है कि हमारी जो सिविल सोसाइटी है, हमारे जो समाज है, हम जो स्वयंसेवी संगठन है, हमें केवल लड़त, एडवोकेसी और एक लड़ाई यहीं तक सीमित नहीं रहना, ये आवश्यक है। लेकिन इसके साथ में एक बहुत सकारात्मक दृष्टि भी रखनी होगी कि क्या हम कुछ नया कर सकते हैं क्या, जिससे कि जो काम चल रहे हैं उसको, जो अच्छे काम है उनको अधिक बल मिले, जो काम बुरे हो रहे हैं उसके विरोध करें, उसके लिए लड़ें। लेकिन काम यदि अच्छा हो रहा है तो उसको और अच्छा कैसे कर पाए, उसके लिए भी हमारी सोच निरंतर रहनी चाहिए। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि काम का अधिकार है, रोजगार का अधिकार है। अब उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि ये रोजगार के अधिकार को इस तरह से इसका उपयोग किया जाए कि हमारे प्राकृतिक संसाधन वो मजबूत बने, ताकि हमारे जो आर्थिक ढांचा है गरीब के पास में, जिस तरह की जो उसके साधन है वो और भी मजबूत बने, ताकि वो और भी आगे स्पर्धी से काम कर सके। तो एक थोड़ी सी सकारात्मक सोच की भी उतनी बड़ी आवश्यकता है जितनी लड़ने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि हमारे देश में संस्थाओं में 1-2 विभाग बन गए हैं। एक विभाग जो केवल लड़ने में या अधिकतर समय लड़ने में ही गुजारना चाहता है,
और एक ऐसा जो केवल एजेंट बन करके ही काम करना चाहता है, उससे आगे कुछ नहीं जाना चाहता। मुझे लगता है कि दोनों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और जहाँ लड़त है, लड़ना है वहाँ लड़ना है, और जहाँ पे सकारात्मक सोच से किसी प्रोग्राम को, कार्यक्रम को और अधिक अच्छा बनाना है, तो हमारी दृष्टि में वह भी चीज हमेशा आगे रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि इन 3-4 दिनों की जो कार्यशाला आपने आयोजित की है, उसमें दोनों तरह के विचार आएंगे, और हमारी जो अब तक की जो परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में जो सकारात्मक तत्व हैं उनको हम कैसे मजबूत करें, और जो कमियां रह गई है उससे हम कैसे उन कमियों से आप निपटारा करें, इसके बारे में सोच होगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भी कमियां हैं वे राष्ट्र के स्तर पर उन पर बात करना बहुत सरल है, क्योंकि वो तो एक लफाजी का काम है, बैठ करके आप टेबल पे बैठ के एक दूसरे से बात करते हो। लेकिन उन कमियों को धरातल पर ला करके वहां पर उसे ठीक करना ये मुश्किल है, क्योंकि तब आपको ये आदमी काम कर रहा है, ये इस तरह का काम कर रहा है, वो व्यक्ति आपके सामने आ जाता है, वो काम आपके सामने आ जाता है। तो उस वक्त बहुत ही सावधानी के साथ में इस मुद्दे को ले लेना है कि जहाँ की कमियां हैं उन्हें हम मिलकर के दूर करेंगे। लेकिन वो तभी कर पाएंगे जब हमारी एक समझ बन जाएगी कि हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, किस चीज के लिए आग्रह कर रहे हैं, किस चीज में अपना रचनात्मक सहयोग दे रहे हैं। उसके बारे में जब हमारी समझ बन जाएगी, तब हमें आगे कार्यक्रम करने में बहुत अधिक सुविधा मिल जाएगी। मैं फिर से आप सब लोगों का बहुत ही आभारी हूँ कि मुझे आज आप सबके बीच में बैठने का मौका मिला। मैंने कविता से कहा था कि कुछ देर और मैं बात कर पाऊंगा, और शायद कुछ हम लोग आपस में चर्चाएं भी करेंगे, प्रश्नोत्तर भी करेंगे, लेकिन वो आज संभव नहीं है। यदि फिर कभी हुआ तो जरूर करूँगा। लेकिन फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपनी ओर से, हमारे विकास अध्ययन संस्थान के साथियों की ओर से, और आपके इस कार्यशाला की पूरी सफलता की उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय साहब को बहुत धन्यवाद। उसका सतत उसको अनाज मिले, साथ साथ में जो कल्याणकारी योजना है उसको हम कैसे मजबूत करें, और इसी सकारात्मक दृष्टि से हम लोग कोशिश करेंगे 3 दिन तक की हम यहाँ चर्चा करें और एक हमारी समझ विकसित करें। तो हम चाय बात तैयार है, लेकिन हम 10 मिनट लेना चाहते हैं। व्यास जी मौजूद हैं, आप सबके कुछ न कुछ प्रश्न आंसर का। व्यास जी ने मना कर दिया, प्रश्न मना तो कर दिया, लेकिन हम लोग शायद मान जाए। 10 मिनट चाहते हैं कि जरूर आपने जो परिप्रेक्ष्य रखा है उसके बारे में किसी को कुछ न कुछ सवाल कर। 2 हाथ खड़े होते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि और जो यूरिया या ऐसे चीजों में सब्सिडी है, उनमें डिफरेंस है क्या, और किस प्रकार का डिफरेंस, इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, ये दोनों अलग अलग तरह की सब्सिडीज, अनुदान है। एक तो क्या है कि हमारे देश के अंदर जो खेती के लिए उपादान हैं, जैसे फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड भी है, डीजल है, इन सब चीजों को यदि बाजार के भाव से दिया जाए तो वो बहुत ही ज्यादा महंगी हो जाएगी, और फिर इसके अर्थ ये होगा कि अनाज या जो भी खेती के पदार्थ हम पैदा करते हैं वो भी बहुत महंगे हो जाएंगे। इसलिए उसको बाजार से कम करने के लिए उसमें अनुदान देते हैं, ताकि हर एक किसान भी उसका उपयोग कर सके और अनाज ज्यादा हो। पर ये जो लॉजिक जिस पे करते हैं उसमें एक थोड़ी सी त्रुटि है। वो ये है कि जिस भाव की बाजार भाव की हम बात करते हैं कि भाई यूरिया आप जब बाजार में लेने जाते हो तो इतना लगता है, इतने में यदि आप यूरिया लेंगे तो फिर अनाज महंगा हो जाएगा। तो उसमें ये समझने की बात है कि यूरिया जो पैदा हम कर रहे हैं हमारे देश में, वो भी बहुत महंगे किस्म का कर रहे हैं। तो जो हम सब्सिडी किसान के नाम से दे रहे हैं ना, वो उसमें से आधे से अधिक सब्सिडी उन कारखाने को मिल जाती है जो बहुत महंगी दृष्टि से, महंगे तरीके से उसको तैयार करते हैं। तो इसलिए पर जो इसका तर्क है, वो तर्क ये है कि आप जब इन उपादानों को जब सब्सिडाइज करोगे, कम दामों में दोगे, तो अनाज की कीमतों को भी स्थिर करने में सहायता मिलेगी। अन्यथा यदि लागत ज्यादा आएगी तो फिर अनाज का मूल्य ज्यादा हो जाएगा, तो फिर और गरीब को मुश्किल हो, है ना। तो ये तो एक जो अनाज के बारे में जो सब्सिडी है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें भी काफी कुछ
छिपा हुआ रहता है। ऐसे आपको बताएंगे कि 2000 करोड़ या 3000 करोड़ रुपए की सब्सिडी हम हर साल आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दे रहे हैं जो गरीब के पास जा रहा है वगैरह, और बात असल में ऐसी नहीं है। असल में यह है कि जो आप जिस कीमत पर बाजार में आप लेते हैं अनाज सरकार कुछ एक धानों के लिए निम्नतम मूल्य निश्चित करती है और उस मूल्य पर वो अनाज को खरीदती है। अब बड़े किसानों का प्रेशर है या कोई भी कारण है, उससे ये मूल्य धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। जब वो मूल्य बढ़ गए तो फायदा तो उस बड़े किसानों को जिसके पास में सरप्लस था उसको मिला, लेकिन सरकार ने ये कहा कि अब हमें थोड़ा बाजार से कम देना, इसलिए हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं। फिर जो आप वितरण करते हैं उस प्रणाली में जो संस्थाएं इसमें काम कर रही है, जैसे फूड कॉर्पोरेशन है या उनके में भी बहुत अक्षमता है, तो उसके कारण उनको भी सब्सिडाइज करें। तो जिस तरह से हम उर्वरक पैदा करने वाली या फर्टिलाइजर पैदा करने वाली कंपनियों को सब्सिडाइज करते हैं और उसका जिम्मा देते हैं, किसानों को नाम कर देते हैं, उसी तरह से एफसीआई जैसी संस्थाओं को भी सब्सिडाइज करते हैं, नाम लेते हैं उपभोक्ता का। तो यदि इनको हटा दिया जाए तो सब्सिडी जैसा एलिमेंट बहुत कम है। मेरा तो ये पूछना है, और जो आपने कहा आर्थिक जो प्रगति हो रही हिंदुस्तान की 8-9% है और खेती में जो है 1.2% प्रगति हो रही है, तो इतनी बड़ी जनसंख्या गांव में रहती है, जो प्रगति जो उसका जो दर है वो 1.2 है, तो ये सब इसके पीछे बेसिक लॉजिक क्या है, क्यों नहीं हो रही? उस पर यदि ज्यादा चर्चा करेंगे तो मैं समय दूसरी जानी जाएगी, लेकिन मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि अभी जो कृषि में स्थगन आया है वो कोई 1-2 साल से नहीं आया है और इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है। उसमें एक तो ये चीज है, हम लोगों ने जो आंकड़े देखे अभी 11वीं पंचवर्षीय योजना बना रहे हैं तब से, कि पिछले 10 सालों से कृषि में धीरे धीरे गिरावट आई। पहली बार नहीं हुआ, ये अकाल के कारण भी नहीं हुआ। अकाल में बहुत डिप हो जाता है, नीचे जाता है, लेकिन एक पूरा एक तजुर्बा आ गया है कि 10 साल से 1986-87 के बाद में हमारे यहाँ कृषि में स्थगन आ गया है। उसका एक सबसे बड़ा कारण तो यह है कि अब तक हमने कृषि को पैदा कर कृषि के जो साधन है, खास जो प्राकृतिक साधन जिसको कहते हैं जमीन और जल, उस पर हमने कोई ध्यान नहीं दिया। वो धीरे धीरे विकृत होते जा रहे हैं। हमारे पास में देश भर के आंकड़े हैं और राजस्थान के बारे में तो हम लोगों ने एक समिति बना करके इस पे और भी ज्यादा गहराई से बात की थी पानी के बारे में, कि ये जमीन और पानी दोनों के अंदर एक विकृतियां धीरे धीरे आ रही है और उनको सुधारने का हमने कोई प्रयत्न नहीं किया। दूसरा कारण यह है कि जो हमारे पहले जो हमारे यहाँ पे तरक्की हुई थी 1959 में जब हम इंपोर्ट कर रहे थे 50 लाख टन, उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम एक्सपोर्ट करने की परिस्थिति में आ गए। तो उस वक्त जो एक टेक्नोलॉजी थी, जो एक काम करने का तरीका था, जिसको हरित क्रांति कहो या कुछ भी नाम दो, उससे चाहे और कोई परिणाम हो या ना हो, उसमें उसके कारण देश के अंदर अनाज का उत्पादन तिगुना हो गया 10 साल 15 साल। इस तरह की कोई, और उसके बाद में वो एक सैचुरेशन, वो कोई भी नया टेक्निक जब आता है तो शुरू में उसका फायदा होता है, फिर एक जाकर के एक जगह स्थगन आता है, फिर आपको एक नया टेक्निक देना पड़ता है। एक ही टेक्निक से आप हमेशा काम नहीं कर पाओगे। तो वो जो एक स्थगन आ गया, उसके बाद में कोई नई कोई टेक्नोलॉजी ऐसी बनी नहीं, और जो आई है जिसके बारे में लोग बहुत चर्चा करते हैं, वो टेक्नोलॉजी अभी भी पूरी तरह से प्रमाणित नहीं है। तो एक तरफ हमारे जो प्राकृतिक साधन थे उनमें उन्नति हुई, नई टेक्नोलॉजी आई नहीं, और तीसरी चीज आई हमारी नीतियों की। नीतियों में यह हुआ कि हमने जानबूझ करके किसी भी कारण से जो एक मूल्य की नीति स्थापित की, उसमें कई विसंगतियां थी। एक तो मैंने आपको जैसे बताया कि अनुदान जो हम दे रहे हैं उसमें विसंगति आई, किनको जा रहा है, क्यों जा रहा है, उसके बारे में स्पष्टता नहीं थी। दूसरा, किन अनाजों को या किन फसलों को हम ज्यादा कीमत देते हैं, किन को हम नहीं प्रोत्साहित करते हैं, इसके बारे में भी समझ नहीं आई। राजस्थान के
परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बता दूं कि यदि यहाँ पे दालें बहुत अच्छी हो सकती है, मोठ है, मूंग है, मोठ खासतौर से, मगर यदि दालों का मूल्य जो गवर्नमेंट देती है और चावल और गेहूं का मूल्य देती है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। बाजरी अच्छी है, लेकिन बाजरी और उसमें जो उनमें प्राइस मिलती है उसमें बहुत फर्क है। तो एक हमने मूल्य नीति भी ऐसी बनाई कि जो फसल हमारे लिए अधिक हितकारी थी वहां पे हम कोई ज्यादा काम कर नहीं पाए और दूसरी जगह ज्यादा हो गया। तो चौथी इसी नीति में हुआ कि हमने WTO में जाकर के कहा कि हम आप जो भी कहेंगे वो इंपोर्ट कर देंगे। तो उससे कई जगह सब फसलों में नहीं, एक आध फसल में बहुत गहरा नुकसान हुआ, और खास करके तिलहन में, क्योंकि हमने ये कहा कि भाई बाहर से यदि तिलहन सस्ता आता है तो हम उसको ले लेंगे, और जब वो बाहर का सस्ता तेल यहाँ पे आया तो हमारे यहाँ पे जो सरसों या तेल या जो भी हमारे यहाँ तिलहन था उसकी प्राइसेस में एकदम डिप आ गया। तो दूसरे देश जो है, जो हमारे से कई ज्यादा समर्थ है, वो इन सब चीजों को बड़ी सावधानी से कर रहे हैं, वो खोलते नहीं है अपने बाजार को जल्दी से। तो हमने थोड़ा जोश में ज्यादा आकर के और सारे अपने बाजार खोलने शुरू कर दिए। तो ये भी एक तरह से विसंगतता है कि जब हमारी तैयारी नहीं हो किसी भी जगह, व्यापार में यदि आप कमजोर हैं, दूसरा ज्यादा शक्ति वाला है, तो आप व्यापार नहीं कर पाएंगे, फिर तो वो एक लाचारी है। व्यापार तभी होता है जब दोनों को इससे लाभ हो, तब तो वो व्यापार कहा जाएगा। तो हमारे अंदर तो इतनी शक्ति थी नहीं उन चीजों को, और हमने कहा हम अपना दरवाजे खोल देते हैं, तो उससे भी एक बड़ा नुकसान हो। और भी कई हमारी क्रियान्वयन में जो गलतियां, तो सब आप जानते ही हैं कि किस तरह से हम घोषणाएं करते हैं और कहाँ जाकर के उसका अमल होता है। लेकिन वो छोड़ भी दें तो मुख्यतः इन 3-4 बातों के कारण, नीतियों के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण और हमारे प्राकृतिक साधनों के उन्नति के कारण ये हम आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं, और इसको उबारने के लिए भी अब वही रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। लेके बहुत सारे प्रश्न हम लोगों के हैं, और प्रोफेसर व्यास को क्योंकि दिल्ली निकलना है और स्पेशली कल रात ही लौटे बॉम्बे से। आईडीएस में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। एक तो हमारे पीछे प्रदीप ही है, अभी प्रोफेसर विद्यासागर अभी बैठे हुए थे, वो चले गए, और प्रोफेसर राठौर एंड आई डोंट नो एवरीबॉडी इज एन एक्सपर्ट, प्रोबेबली प्रोफेसर व्यास। तो कुछ मुझे लगता है सवाल जो हमारे हैं, हम लोग कोशिश करेंगे इन 3 दिनों में। बहुत जरूरी है कृषि पे और फोकस करना, क्योंकि आईडीएस में ही रिसोर्सेज थोड़ा सा एडजस्ट हम लोग कुछ सेशन करके, बिकॉज आई नो इट, और भी बहुत लोगों के प्रश्न हैं, लेकिन कुछ प्रश्न अभी तुरंत बाद प्रदीप कैन ट्राई आंसरिंग कुछ क्वेश्चन। हम आगे इस पर लगातार चर्चा करेंगे, और जो प्रश्न है आपके वो उस अगले सत्र में प्रदीप उस पर अपनी बात कहेंगे, तो वो हम लगातार चलाएंगे। AK पांडे जी हमारे बीच में भी आ रहे हैं। अभी 10 मिनट का चाय ब्रेक लेके हम तुरंत वापस आ जाते हैं। तो आप सबको पहले सत्र के लिए धन्यवाद।